डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि इसी बार में आरआरबी ग्रुप डी में आपकी एक सीट पक्की हो जाए निश्चित रूप से, तो साथियों सरकारी रोजगार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको बेरोजगार से रोजगार तक के सफर में पूर्ण रूप से समर्पित है, पूरी सहायता करने को तैयार है। आप लोग क्लास देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो आरआरबी ग्रुप डी में सीधे सीधे आने की संभावना बनती है। तो आप लोग साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि 2025 में ही सिलेक्शन हो जाए और आपके माँ बाप के चेहरे पे खुशी आ जाए। उसीलिए साथियों आप लोगों के लिए आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला सरकारी रोजगार लेकर के आया है, जो आपको ऑफर प्राइस में मात्र 21 रुपए में 2100 प्रश्नों की श्रृंखला साइंस और जीके का मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और साथियों अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? जी हाँ, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? यह क्वेश्चन माँ बाप के चरणों में समर्पित है आप लोगों के। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मेरी बस यही दुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन से भी स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क जो है वो चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बी मिसप्रिंट हो गया है साथियों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, चंद्रशेखर आजाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला महाअभिलेखीय प्रमाण है, तो वो प्रमाण कहाँ का है? तो वो है हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वहां से राजा नंद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? जी हाँ, तो वो था अर्धचंद्राकार। जो श्रावस्ती शहर है वर्तमान का, आप देख लीजिए, जो प्राचीन श्रावस्ती बोला जाता है, अभी भी श्रावस्ती बोला जाता है, उसका नगर विन्यास जो है वो अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते 4 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं से के कौन सी नदी का पड़ाव पड़ा था? कौन सी नदी थी? वो थी झेलम नदी, जिसकी जो है सिकंदर की सेना ने जो है वो पार करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस शासक ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था? तो वो था शिशुनाग। कौन था? वो था शिशुनाग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है शिशुनाग। कौन सा है? तो वो है शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, 6वीं शताब्दी में निम्न धातु का विशाल भंडार था। जी हाँ, 6वीं शताब्दी में कौन सा धातु का जो है विशाल भंडार था? तो वो था लोहा धातु का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को काकवर्ड के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा शासक है जिसको काकवर्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कालाशोक को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। काकवर्ड का संबंध कालाशोक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का प्रश्न है, शिशुनाग किस राज्य का शासक था? तो शिशुनाग जो था वो मगध साम्राज्य का शासक था। वर्तमान में मगध में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं बिहार के? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। जी हाँ, गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो वो था अश्मक। कौन सा था? वो था अश्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन। टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपी जो है एसआई जो है आरपीएफ एसआई एनटीपीसी आया हुआ प्रश्न है ये। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है भोजक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है, भोजक। पाली ग्रंथों में मुखिया को भोजक कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। सिकंदर का समकालीन कौन था? तो सिकंदर का समकालीन जो है वो धनानंद था। कौन था? धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है, आज इतिहास से जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी में एनटीपीसी में टेक्नीशियन में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 3 से 4 बार रिवीजन किया गया है, जिनका क्वेश्चन बार बार पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को जो है श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है,
उदयनवास दत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो उदयनवास दत्त की जो है दंत कथा जो है वो कौशाम्बी की है। कहाँ की? कौशाम्बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था अजातशत्रु के शासन में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? जी हाँ, सब में से विशाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी इन सब में से? तो वो की थी अशोक ने। किसने? ऑप्शन डी बिल्कुल सही, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो बनाया था उदयन ने। किसने? उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? कौन था? वह कौन था जो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो वो था कुत्ता लॉर्ड डलहौजी। कौन था? वो था कुत्ता लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली के जो है काल में जो है वो क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है वो कैप्टन स्लीमैन के जो है नेतृत्व में हुआ था। कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न है, 3 जून 1947 को भारत विभाजन के लिए किस योजना की घोषणा की थी? किसने योजना की घोषणा की थी? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है माउंटबेटन प्लान। वह कौन सी योजना थी जिसके तहत 3 जून 1947 को भारत विभाजन हुआ था? तो वो था माउंटबेटन प्लान की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत, जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से 1950 थे, वह कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। और कभी कभी इसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय 1948 से 1950 तक कौन भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग गलत कर सकते हैं। तो वो दोनों जो है सी राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों आपको बताते चलें कि बेरोजगार से रोजगार था, इस बार अगर सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन वर्तमान में आपको आपके माँ बाप को जरूरत है एक नौकरी की, एक सिलेक्शन की। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई उस समय का जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को लागू किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? जी हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 को लागू किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सा था? वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है, भारत में आने वाला एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। भारत आने वाला एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? वायरस भी कह सकते हैं, साले वायरस ही थे हमारे देश के लिए। सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो थे लॉर्ड रीडिंग। कौन था? वो था कुत्ता लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, 25 जून 1945 को आयोजित शिमला सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जी हाँ, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि शिमला सम्मेलन के समय वायसराय कौन था, किसी किसी में डेट दे देता है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने पूरा 2 क्वेश्चनों को मिला के बना दिया है। 25 जून 1945 को आयोजित शिमला सम्मेलन के समय भारत का वायसराय जो है वो था लॉर्ड वेविल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में कौन सा एक्ट लाया गया था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाया गया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाया गया था। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न और टेक्नीशियन में फिर से पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो वो थे लॉर्ड रिपिन। कौन थे? लॉर्ड रिपिन ने प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किस वायसराय के काल में हुआ था? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। 34 नंबर का प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? जी हाँ,
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है वह किस वायसराय के काल में हुई थी? तो वो वायसराय उस समय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? वो था करजू। उसी के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। और यह कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। वारेन हेस्टिंग्स के सामाजिक सुधार के अंतर्गत सर विलियम जोन्स द्वारा किस वर्ष कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो सही जवाब जाएगा 1784 में। कब? 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई थी? तो नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया जाता है जिसे वारेन हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था? तो वो था लॉर्ड ही साले वाल्स विकल्सन। कौन था? वाल्स विकल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में किस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो वो की गई थी कलकत्ता में। 1774 के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो आया उसमें जो है कलकत्ता में स्थापना की। और पहला जज कौन था? एससीएल जो है, इनका एक ट्रिक है एससीएल, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? यह किसने कहा था? मेरा मूल्यांकन, यह फेमस डायलॉग है, मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। तो वो जो है लॉर्ड रिपन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? लो आ गया, एलिजा इप्पे। कौन था? एलिजा इप्पे। जी हाँ, एलिजा इप्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर का प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था हेनरी वेसी टार्ट। कौन था? हेनरी वेंसी टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 42 नंबर का प्रश्न है, रिंग फेस की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? जी हाँ, रिंग फेस की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व बोर्ड का गठन किस वर्ष किया था? तो वो किया था 1772 में। कब किया था? 1772 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर का प्रश्न है, 26 जनवरी 2025 को किस राज्य के राज्यपाल गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना शुरू की है? जी हाँ, ध्यान रखिएगा, शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना शुरू की है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है, किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? तो बीमा सखी योजना की शुरुआत करने वाला वह कौन सा राज्य है? तो वो है गोवा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, बीमा सखी योजना गोवा ने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, प्रगति पथ योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो वो की है कर्नाटक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रगति पथ योजना की शुरुआत जो है वो कर्नाटक ने की। ये कहाँ किस चीज़ से संबंधित? तो वो है ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है, किस राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किस राज्य ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए, वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना शुरू की है? गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना जो है वो केरला ने स्टार्ट की है। किसने? केरल ने स्टार्ट की। पहला क्वेश्चन है, कोशिका को जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? तो आप लोगों को ये बताना है। तो इसका सही जवाब जाएगा क्योंकि यह सभी जैविक कार्य करती है, इसीलिए कोशिका को जीव की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? जी हाँ, कोशिका की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने माँ के नाम से देंगे, क्योंकि सिर्फ माँ बाप ही चाहते हैं कि आप लोग सक्सेस हो जाएं।
मेहनत करते रहिए साथियों। माँ बाप सपना देखे हुए हैं हम लोगों के सफल होने का, तो मेहनत करना जरूरी है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो है वो 1665 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का प्रश्न है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस पदार्थ में की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो है वो कॉर्क छाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है। कोशिका का नाम सेल किसने रखा था? तो कोशिका का नाम सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने रखा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन और स्वान ने जो है प्रस्तुत किया था। जी हाँ, कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन और स्वान ने जो है वो प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जी हाँ, जिनमें भी जीवन है वह सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत का तीसरा बिंदु क्या है? जी हाँ, कोशिका सिद्धांत का तीसरा बिंदु क्या है? तो वो ये बिंदु है कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं। जी हाँ, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह कोशिका सिद्धांत का तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका का आकार सामान्यतः कितना होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी आने की प्रबल संभावना है। कोशिका का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो वो होता है 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर। जी हाँ, 1 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जी हाँ, कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है। कोशिका का आकार और आकृति किसके द्वारा निर्धारित होती है? जी हाँ, कोशिका का आकार और आकृति किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो वो होती है इसके आकार पर। किसके? वो है इसका आकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का प्रश्न है। कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है माइक्रोस्कोप। किसका? माइक्रोस्कोप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का प्रश्न है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो पौधों और जंतुओं में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का प्रश्न है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो वो है नाभिक की उपस्थिति। क्या है? तो वो है नाभिक की उपस्थिति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है। कोशिका में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो कोशिका में जो है वो 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बस आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कोशिका का कौन सा भाग इसे आकार प्रदान करता है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये इसे आकार प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का प्रश्न है। कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का प्रश्न है। कोशिका का कौन सा भाग सभी जीवों में समान होता है? तो जो कोशिका झिल्ली है यह सभी जीवों में समान होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। कौन सा है? तो वो है पदार्थों का चयनात्मक आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? जी हाँ, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? रिपीट हो गया क्वेश्चन, माफी चाहूंगा, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी? अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का प्रश्न है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये पीडीएफ 2100 प्रश्नों की ये मील का पत्थर साबित होगी आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य है संरक्षण और आकार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका भित्ति की विशेषता नहीं है?
तो यह जीवित होती है, यह विशेषता नहीं है। जी हाँ, कोशिका भित्ति जीवित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है? तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में यह अंतर है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो जीवित होती है और कोशिका भित्ति मृत होती है। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली जीवित होती है और कोशिका भित्ति मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जी हाँ, कोशिका झिल्ली में पदार्थों का आवागमन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, तो वह है विसरण और परासरण। क्या है? तो वो है विसरण और परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का प्रश्न है, विसरण क्या है? तो वो है विसरण क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन जो है वो विसरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण क्या है? तो परासरण क्या होता है? वो होता है जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन। जी हाँ, जल को अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करना परासरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति किसे कठोरता प्रदान करती है? तो वो करती है पौधों की कोशिकाएं। जी हाँ, कोशिका भित्ति जो होती है वो पौधों की कोशिकाओं की जो है वो कठोरता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली का निर्माण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली का निर्माण जो है वो प्रोटीन और लिपिड की दोहरी परत करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? जी हाँ, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है पूर्ण पारगम्य। कौन सी है? तो वो है पूर्ण पारगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिका झिल्ली का नहीं है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है ऊर्जा उत्पादन करना। ये कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है कि पदार्थों का चयनात्मक आवागमन, कोशिका को आकार देना और संरक्षण प्रदान करना, यह सब कोशिका झिल्ली के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो गाल्जी बॉडी के द्वारा बनाई जाती है। जी हाँ, गाल्जी बॉडी के द्वारा कोशिका भित्ति बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का क्या कार्य है? जी हाँ, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का क्या कार्य है? तो वो है आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करना। साथियों, आप लोग वाकई में चाहते हैं कि इसी बार आरआरबी ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। आप लोग बस मात्र इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आप यकीन मानिए इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। परासरण में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से गमन करता है? तो परासरण में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से गमन करता है? तो वो है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न है, कोशिका भित्ति में अनुपस्थिति किस में होती है? जी हाँ, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति किस में होती है? तो वो होती है जंतु कोशिका में। जी हाँ, कोशिका भित्ति जो होती है ये जंतु कोशिका में होती है, जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित, मतलब जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी बार टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, साइटोप्लाज्म क्या है? छोटा सा प्रश्न है लेकिन घायल करके जाएगा, ध्यान रखिएगा। साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म क्या है? वो है कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का तरल पदार्थ। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच का तरल पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में जो है वो कोशिका के सभी अवयव पाए जाते हैं। जी हाँ, साइटोप्लाज्म में कोशिका के सभी अवयव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, नाभिक का मुख्य कार्य क्या है? तो नाभिक का मुख्य कार्य है आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण और नियंत्रण। जी हाँ, आनुवांशिक सामग्री का संग्रहण और नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर का प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जी हाँ, नाभिक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का है, नाभिक में आनुवांशिक सामग्री किस रूप में पाई जाती है? जी हाँ, नाभिक में आनुवांशिक सामग्री किस रूप में पाई जाती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है डीएनए। कौन सा है? तो वो है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 46 नंबर का प्रश्न है, नाभिक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? जी हाँ, नाभिक की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है न्यूक्लियर झिल्ली। क्या है? तो वो है न्यूक्लियर झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 47 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में कौन सा अवयव प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? जी हाँ, नाभिक में कौन सा अवयव प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है न्यूक्लियोलस। कौन सा है? तो वो है न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48 नंबर का प्रश्न है, साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य क्या है? साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कोशिका के अवयवों को स्थान देना। जी हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पे कर लीजिएगा, साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य है कोशिका के अवयवों को स्थान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का प्रश्न है, मैं कह रहा हूँ साथियों आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं,
यकीन मानिए साइंस और जीके की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये दावा मेरा है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ साथियों, आप लोगों को लग रहा है ऐसे ही, नहीं, मेहनत करके क्वेश्चन लाता हूँ यार, ढूंढ के क्वेश्चन लाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ग्रुप डी की नज़र में। नाभिक की अनुपस्थिति किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? तो नाभिक की अनुपस्थिति जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिएगा, नाभिक की अनुपस्थिति जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का प्रश्न है, नाभिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, नाभिक में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में डीएनए जो है वो क्रोमेटिन में पाया जाता है। जी हाँ, नाभिक में डीएनए क्रोमेटिन में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो साथियों आज का सेशन अगर हमारा अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों रिवीजन जरूर करते रहिएगा, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है रिवीजन करना, रिवीजन के दम पे ही सिलेक्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।